नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने चौधरी बरादरान पे परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के घर पे चौधरी शुजात की इलालत का पता करने के लिए वहाँ पर एक मुलाकात की। और ये मुलाकात जो है ये पाकिस्तान की सियासत की एक और इस वक्त की जो सियासत चल रही है उसकी एक गेम चेंजर लग रही है। बिकॉज इस मुलाकात के बाद चौधरी बरादरान ने ऐलान कर दिया कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं। उनका कहना था कि हमने शहबाज शरीफ को ये बता दिया है कि अगर एक नाकाम मूव की गई अदब एहतमाद की, और ऐसी मूव करने का, ऐसी पॉलिटिकल चाल चलने का क्या फ़ायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस नहीं है। और हमने शहबाज शरीफ को बता दिया था कि अगर ऐसी चाल नाकाम होगी तो फिर तो वज़ीर आज़म इमरान खान पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाएंगे, यानी आसमान पे चढ़ जाएंगे। और ऐसी चाल करने का क्या फ़ायदा जिसके बाद हम सब ज़मीन में धुंस जाएँ, हमारे कद में कमी हो जाए। उनका कहना था कि हमने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि हम आपके साथ मिल के चल ज़रूर सकते हैं, लेकिन साथ ये भी कह दिया है कि हम जो है वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं। अदम एहतमाद की बातें अफसाने हैं। ये तो नाज़रीन सब कुछ अब से चंद घंटे पहले, 2 ढाई 3 घंटे पहले की ये सूरत हाल है, 2 घंटे पहले की, जहाँ ये मुलाकात 6 बजे के बाद हुई है। लेकिन जिस तरह ये एक बॉम्ब शेल है जिसके नतीजे और डायरेक्शन में जाते हैं, सिर्फ अब से 24 घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम से एक खिताब करते हुए एक और धमाका उस वक़्त किया सियासी, जब उनसे तवक्को तो ये थी कि यूक्रेन और रूस की जंग के नतीजे में आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके नतीजे में पाकिस्तान में कहीं बिजली और तेल की कीमतों में, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे का वज़ीर आज़म ऐलान करने लगे हैं। लेकिन उल्टा वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर और बिजली की कीमत में 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी कर दी है। अपोजिशन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अपोजिशन का ख्याल है, इस नतीजा ये निकाला तमाम सियासी जमातों ने कि वज़ीर आज़म जो है उन्होंने मूड बना लिया है, माइंड बना लिया है अगले इलेक्शन करने का, और वो इलेक्शन अब 2023 में नहीं बल्कि 2022 में होंगे। अभी 2 डेवलपमेंट्स हैं। एक आज की डेवलपमेंट जहाँ PMLQ के साथ ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आते हैं, वो वज़ीर आज़म के साथ खड़े नज़र आते हैं। एक कल की डेवलपमेंट जिसके बाद तमाम सियासी हलकों ने और मीडिया ने भी यही नतीजा निकाला कि इलेक्शन होने वाले हैं। इस हवाले से सबसे पहले सुनते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी। तेल और बिजली की कीमतों में एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही थी यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से, हमने वो कीमतें जो हैं वो नीचे लेके आए। जितना बड़ा प्रोग्राम हम लेके आए हैं ये अनमैचेबल है। बुग़्ज़ मुआविया में अगर कुछ लोग जो हैं ये बातें शुरू कर दें और हर वक्त एक PTI के ख़िलाफ़ एक तहरीक जो है वो शुरू रखी जाए और एक गुफ्तगू रखी जाए तो उनकी अपनी मर्जी है। ये लोग अपने हसद में खुद ही जल के बिल्कुल जो है वो खाक हो जाएंगे। अभी तो ये लॉन्ग मार्च में हल्कान हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये पहले हल्कान हो जाएं, भाग दौड़ कर लें। और आपने देखा ही है कल भी 100 सुनार की 1 लोहार की होती है, ये तहरीक में भी इंशाल्लाह 100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। 100 सोनार की 1 लोहार की। फवाद चौधरी साहब ने मायूस नहीं किया अपने सुनने वालों को। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लीडर जो कराची से इस्लामाबाद का रुख अख्तियार कर रहे हैं, रास्ते में 34 जगहों पे बिलावल भुट्टो ने खिताब करना है, बड़े बड़े क्राउड से खिताब कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म की तकरीर का क्या मतलब निकाला था? नया पाकिस्तान का असल चेहरा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी, महंगा बिजली, महंगा गैस, महंगा पेट्रोल, और हमने घबराना नहीं है। आपकी अवामी मार्च की वजह से कप्तान झुक गया, कप्तान घबरा गया, पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपया कम हो गया। 12 रुपये का इजाफा किया था ना पेट्रोल में, तो आप 10 रुपया कम कर रहे हैं, तो ये आपको बेवकूफ बनाने का कोशिश। महंगा बिजली, महंगा पेट्रोल, वो कहना चाह रहे थे कि महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल। अब दोनों चीज़ों की सूरत हाल बनती क्या है। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल मेरे साथ है जिनके साथ हम इसका एनालिसिस लेते हैं, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। अली मोहम्मद खान साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मेरे साथ हैं इस वक्त। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। तहरीक इंसाफ से सेनेटर जावेद अब्बासी साहब का ताल्लुक PMLN से है, कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो कि PPP के सीनियर लीडर भी हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं और गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। और सरदार लतीफ़ खोसा साहब से मैं आगाज़ करना चाहूँगा। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, बिलावल ज़रदारी भुट्टो का जो कोई भी अज़्म था इस मार्च का, उसको तो अब से 2 घंटे पहले ये बहुत बड़ा सेटबैक मिल गया है जो चौधरी बरादरान के साथ
वज़ीर आज़म ने मीटिंग की और उसके बाद चौधरी बरादरान ने कह दिया कि हम वज़ीर आज़म के साथ हैं। मुझे इसको स्टिमुलेंट मिला है, मैं समझता हूँ। मैं मौजूद था जब हमने शुरुआत की है इस लॉन्ग मार्च की मज़ार कायद से, और जज्बा जो था वो दीदनी था, और अब भी जूं जूं कैसे मिला सर? रमा दमा है, आप देखते जाएं। स्टिमुलेंट कैसे मिला? नंबर तो पूरे मिला है कि एक ही दिन में चीखें निकल गई, और एक ही दिन में 40 रुपए से अगर 10 रुपए सस्ता कर दिया। एक बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की क्रेडिबिलिटी इस वक्त अवाम की नजर में जीरो ही नहीं, नेगेटिव है। एक बात यह है कि वो यू टर्न के जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लायक है, उनको लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इतना माशाअल्लाह इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए कि 1 करोड़ आप नौकरी दे दो, 50 लाख घर दे दो, कशकोल का प्याला तोड़ दो, और उसका रिवर्स करते चले जाओ, और लोगों को जो है वो बिल्कुल होश ही ना लेने दो, और महंगाई का इतना सुनामी उन पर जो है नाफिज कर दो, और उन पर जो है फेंक दो कि जो है वो तड़पने पे सांस भी ना लेने पा सके। देखिए, एक बात तो ये है कि मुझे ये बताएं मुईद कि इन्होंने बजट में तो कहीं ये एलोकेशन रखी नहीं। कुछ अरसा पहले ही मिनी बजट आया, 750 अरब का जो है वो सब्सिडी खत्म करके अवाम पर बोझ डाल दिया, और फिर उसके बाद अब मुझे बताएं कि ये 10 रुपए पेट्रोल कम कर रहे हैं, जबकि डॉलर जो है बैरल यूक्रेन वॉर की वजह से और तेल महंगा होगा। ये पैसा कहां से आएगा? नंबर 1। नंबर 2, 5 रुपए बिजली पे कम कर दिए, उसकी भी जरा कर लीजिएगा ये। और फिर उसके बाद 12,000 से इन्होंने एहसास प्रोग्राम में 14,000, वो भी 2,000 फी बढ़ा दिया। फिर इन्होंने कहा कि जो ग्रेजुएट है उस पर 30,000 रुपया जो है अप्रेंटिसशिप का सभी को मिलेगा। अब ये 350-400 अरब रुपया ये फिर आप कर्जा लेंगे। अब कर्जा लेके आप फिर ये और ज्यादा अवाम पर बोझ डालेंगे, जो पहले ही अवाम 3 लाख रुपए पे पर आज चाइल्ड, आपका बच्चा भी वो पैदा हो रहा है 3 लाख मकरूज कर्जे के नीचे पैदा हो रहा है। तो ये पॉलिटिकल गिमिक जो है ये इस तरह से क्रैश करेगा कि आप देखेंगे कि अफरात जर जो है बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, और इससे जो है मईशत आपकी और ज्यादा होगी। IMF का जिसका कहते थे कि IMF की शरायत है, किधर गई वो IMF की शरायत? आपने स्टेट बैंक को गिरवी रखा। अली मोहम्मद खान साहब, लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। अली मोहम्मद खान साहब, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए। खोसा साहब का और पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि एक तो कीमतें कम करके वज़ीर आज़म ने अपने अदम एहतमाद का, अपनी परेशानी का, अपनी इनसिक्योरिटी का इजहार किया है। कल अपोजिशन कहती रही कि जल्दी इलेक्शन करने का वज़ीर आज़म सोच रहे हैं, और यूँ वज़ीर आज़म की पोजीशन मुस्तहकम नहीं हुई है, वज़ीर आज़म की पोजीशन अपोजिशन की नज़रों में मज़ीद कमज़ोर हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर मुईद साहब बहुत शुक्रिया। बड़ा एक तवील मुकदमा रखा है मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब ने, और आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट न सिर्फ हमारे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं बल्कि एक्स गवर्नर पंजाब भी हैं। इन्होंने एक अपनी गुफ्तगू में एक बात की कि इमरान खान साहब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो आवाम की नज़र में है, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ऑनेस्ट बाय गॉड एक बात करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इनमें भी ये दम हो ये बात करने की। मैं इमरान खान साहब के पीछे खड़ा हूँ क्योंकि वो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, तजर्बे भी बड़े हैं, और मैं उनको अपने से बेहतर और केपेबल आदमी समझता हूँ। उन्होंने मुल्क की खिदमत भी की है। जिस दिन इमरान खान साहब ने अपने बेटे कासिम और सुलेमान को मेरे सामने खड़ा कर दिया कि ये तुम्हारे लीडर हैं, हालांकि मेरा और कासिम का बीच में एज गैप इतना नहीं होगा, 7-8 साल 10 साल से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है पाकिस्तान की सियासत पे, हमारी जमातों पे, हमारी जमहूरियत पे, कि इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एक ऐसे नौजवान जो इनके बेटे की उम्र का है उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। नहीं कि ठीक है, इज्जत और तकरीम अपनी जगह एक लीडर का जो भी है, लेकिन क्या लीडरशिप बाय बर्थ जाएगी?
ये जिस तरीके से एक इमेच्योर एक नौजवान जो है, ठीक है, उनमें जज्बा है, जोश है, जुनून है, लेकिन क्या ये हम आगे दे रहे हैं दुनिया को? और फिर वो आके इमरान खान साहब को चैलेंज कर रहे हैं। आप बिल्कुल चैलेंज करें, लेकिन मैं लतीफ़ खोसा भाई से ये पूछना चाहूँगा कि वो कौन से ऐसे कारनामे हैं जो बिलावल साहब की जमात ने और ख़ुद बिलावल साहब ने सिंध में पिछले 15 साल में कर दिए हैं, जो अब पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में आप लोग करना चाहते हैं? ये कारनामा जरा खोसा साहब को जवाब दे दीजिए, खोसा साहब को जवाब दे दीजिए, मुझे फिर अब्बासी साहब के पास जाना है। सेनेटर, क्या ये कारनामा है मोहित पीरजादा साहब कि वो काम, मुझे बोलने दें, क्या ये कारनामा है बिलावल साहब के वालिद साहब का ये कारनामा है कि जो काम जो है मरहूम जिया साहब नहीं कर सके वो जरदारी साहब ने कर दिया, कि वो जो पूरे मुल्क की पार्टी थी वो जो है उसको इंटीरियर सिंध की पार्टी बना के रख दी? आज आप निकले हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, खोसा साहब बताएं, आप गवर्नर रहे हैं पंजाब के, किधर है आपकी पीपल्स पार्टी आज लाहौर में? किधर है आपकी पीपल्स पार्टी आज गुजरावाले में? किधर है काला शाह काकू में? किधर आपके खोसा साहब को जवाब दे दीजिए। खोसा साहब, बड़ा जनाब आली, चैलेंज और सवाल जनाब आली सिर्फ तकरीरें करने से कोई भुट्टो नहीं बनता। अगर आपने भुट्टो बनना है तो कुछ करके दिखाना होगा। अली मोहम्मद भाई जरा रुकें, अली मोहम्मद खान साहब ठीक है, जरा रुके तो सही। जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब, बड़ा मुश्किल सवाल आपके लिए उठा दिया। बिलावल भुट्टो की लीडरशिप में क्या नजर आया आपको? देखें अली भाई बोले चले जा रहे हैं, हमेशा इनका यही तरीका है पीटीआई का। इनसे कोई सवाल करें कि आप अपनी कारकर्दगी दिखाइएगा, बताइएगा, आपने तबाह हाल कर दिया इस मुल्क को, आपने गुर्बत की दहलीज से 2 करोड़ लोगों को निकाल फेंका, आपने जो है इतना बोझ तले दबा दिया, आपने जो है डॉलर की कीमत आसमानों पर जो है छू रही है, आपने जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, क्राइम सिचुएशन क्या है। जब इनसे कोई सवाल करें इनके बारे में तो ये कहते हैं जी कि पिछले कर गए और पिछले हिसाब दे। मैं हिसाब देता हूं। देखिए सवाल तो बड़ा सख्त पूछ लिया मैंने आपसे। आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, आप गवर्नर पंजाब, आप आईटी के मिनिस्टर, आपका इतना तजर्बा, इतने केसेस आपने जीते हैं, तो बिलावल भुट्टो बेचारे का तजर्बा ही कोई नहीं। वो यही तो कह रहे हैं कि छोटी उम्र है, तजर्बा कोई नहीं, जिंदगी में किया कुछ नहीं, तो आप उनके पीछे कैसे खड़े हो गए हैं सब बात? सर बात सुने, एक बहुत ही मजबूत रिच लेगेसी है पीपल्स पार्टी की, जिसको वो लेकर आगे चल रहे हैं। वो अकेले नहीं हैं। उनकी अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसका मैं भी रुकन हूं, अगर उनमें देखिएगा तो सभी सीनियर लोग, उनके ब्रेन्स मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान से माशाअल्लाह मौजूद हैं। और फिर उनके वालिद साहब का जो जरदारी साहब का तजर्बा है, आप हाथ ना बांधें, जो जरदारी साहब का तजर्बा है किसी सियासतदान का नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जितनी आइन में हमने जितना पवित्र करके आइन में, इन्हीं को पता है कि 18वीं तरमीम में जो हमने किया है, बिल्कुल 18वीं तरमीम जो हमने की है, किसी और ने ऐसी नहीं कर सकते थे। हमने ज़ियाउल हक की बाकियात को बाहर फेंका है, इसमें भी कोई शायबा नहीं है। हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे के मुल्क को, सूबों को तकवीयत दी है, मुल्क को मजबूत किया है, इसी में भी किसी की जो है शायबा नहीं होना चाहिए। हमने जितने सिंध में जो हमने हॉस्पिटल्स बनाए, स्टेट ऑफ द आर्ट बनाए, जरा पीएमएलएन को भी आने दीजिए। जरा अली मोहम्मद साहब मेरे साथ चले, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब को जरूर देखिएगा। लेकिन ये कहना कि बिलावल जो है वो अभी नाबल्द है, ये बहुत ज्यादती है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी सारे ने देख ली है। खड़ा होता है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का ना सियासत का कोई तजर्बा, ना उनका हुकूमत चलाने का कोई तजर्बा, वो भी जो है उनकी भी एक लेगेसी ही है उनके पास, नवाज शरीफ साहब की। तो आपकी भी सारी पार्टी जो है बजाय शहबाज शरीफ साहब के पीछे खड़े होने के, तो कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के पीछे खड़ी है। अब वो कह रहे हैं कि डिस्क्वालीफाइड भी है, तो कैसे आप अपने आप को डिफेंड करते हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब। पीरजादा साहब, ये हमारी अपनी सियासी जमातों का फैसला है। ये हम किसी पार्टी से, किसी लीडर से, किसी से पूछ के नहीं करते। ये पार्टी डिसाइड करती है कि उनका लीडर नहीं, इसको आवाम से नहीं आपने करवाना वेट, इसमें आवाम का कोई नहीं है कंसेंसस या ताईद। लोग पूछ सकते हैं, सिटीजनरी नहीं पूछ सकते। कोई नहीं सर, फैमिली लिमिटेड घर का मामला है सर। आप जरा सुन तो लेना। ये अभी इलेक्शन होने वाला है, 22 इलेक्शन हुए हैं, अभी इलेक्शन होगा, पता चल जाएगा कौन लीडर पॉपुलर है, किस जगह पॉपुलर है, आवाम की किसको राय हासिल है। लीडर वही होता है पीरजादा साहब, लीडर वही होता है, वही कामयाब हो सकता है जिसको आवाम चाहती है। सर
बड़े दुनिया के मैं कई बट सेनेटर साहब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तो डिस्क्वालीफाइड है फिलहाल 2024 तक। पिरजादा साहब आपने कौन से क्वेश्चन डिस्क्वालीफाइड है, वो तो है ही नहीं इलेक्शन लड़ने का। ये वक्त आएगा जब इलेक्शन सर पे आएगा तो उस वक्त ये सवाल आप पूछेंगे कौन लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता। कल को इलेक्शन होने वाले, अभी हाई कोर्ट में केसेस चल रहे, मसला आज का डिस्कस करेंगे। आज क्या है, कल जब इस मुल्क के वजीर आजम साहब एक हारे हुए की तरह तकरीर कर रहे थे, मुझे फिर एक मिनट दीजिएगा, तो पता चल रहा था कि मैं बताता हूं फिर गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। कल जिस तरह वो घबराए हुए थे, वो लोगों को कहते हैं कि घबराना नहीं, लेकिन पिरजादा साहब कल आपने यकीनन उस स्पीच के बाद आपने भी देखा होगा कि वो कितने घबराए हुए थे। कल की स्पीच में ये स्टेब्लिश हो गया है कि अब हुकूमत उनकी जाने वाली और इलेक्शन सर पे आएंगे। उन्होंने कल इलेक्शन के लिए स्पीच किया है क्योंकि उनको पता था कि ये चीजें जो मैं कह रहा हूं ना मैं कर सकता हूं, और ये उसी तरह के वादे रहेंगे जो इमरान खान साहब ने पहले कौम से वादे। इसी तरह के मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, इसी तरह मैं 50 लाख नौकरियां दूंगा, 1 करोड़ घर बनाऊंगा, इसी तरह जिस तरह मैं वजीर आजम हाउस और गवर्नर हाउस गिरा दूंगा। इसी तरह उन्होंने कहा था कि दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी की टीम मेरे पास है, उसे मैं ले आऊंगा और इस मुल्क को चलाऊंगा। इसी तरह जिस तरह उन्होंने कहा था मैं लूटा हुआ पैसा वापस लेके आऊंगा और वहां पर निछावर करूंगा। इसी तरह का वादा है जब उन्होंने कहा था कि मैं चाइना की तरह लोगों को गुर्बत से निकालूंगा और मैं यहाँ महंगाई का खात्मा करूंगा, ये उसी तरह का वादा है। लेकिन उन्हें अली मोहम्मद खान साहब टाइम रह नहीं गया, मैं इलेक्शन के पास अली मोहम्मद खान साहब ब्रेक से पहले जवाब दे दे, वजीर आजम हारे हुए की तरह है। देखें, वो तो बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने जो रिलीफ दिया अवाम को, बहुत बड़ी बात है और ये बड़े दिल गुर्दे का काम होता है इन मुश्किल हालात में खड़े होके बड़े मजबूत फैसले करने का, कि जब एक उन पे बड़ा प्रेशर था और आपको पता है वेस्टर्न लॉबी कभी नहीं चाह रही थी कि हमारा वज़ीर आज़म साहब का रूस का ये विज़िट हो। चाइना का भी किया, ऊपर से रूस का भी किया और मैसेज भी ये दिया कि अमेरिका से भी ताल्लुक़ रखेंगे लेकिन रूस और चाइना से हमारा ताल्लुक़ मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। पहली बार पाकिस्तान वो काम करने जा रहा है जो लियाकत अली खान साहब के ज़माने से हम सुनते रहे कि उनको रूस भी जाना चाहिए था। ये एक चीज़ है, तारीख़ी हकीकत है, हमने ये चीज़ें की हैं, लेकिन बात फिर भी वहीं पर है। देखें, इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए। वो भी एक आदमी था ना जी कि एक मसले पे जो कारगिल का था वहाँ पे जाके बिल क्लिंटन के सामने जनाबे वाला आप लेट गए। ये तो नहीं होता ना, आप फिर खड़े होते हैं। आप अगर लीडर होता है लीडर, लेकिन हम किससे गिला करें? जो मुल्क से निकल जाए उससे गिला करें। लेकिन मैं फिर उसी नुक्ते पे आता हूँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ डॉक्टर मुईद, मैं शायद इस पे गलती पे हूँ, लेकिन मैं इसको पूरी पाकिस्तानी कौम की इंटेलेक्ट की तौहीन समझता हूँ कि एक PM की जॉब पे भी किसी का बेटा बाप की जगह डायरेक्ट नहीं रख सकता। डॉक्टर मुईद का बेटा जितना भी काबिल हो डायरेक्ट 92 न्यूज़ पे उसकी जगह एंकरिंग नहीं करेगा। सरदार लतीफ़ खोसा का बेटा जितना भी काबिल हो उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं मिल सकता। बैरिस्टर साहब मेरे सामने बैठे हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम है। अब्बासी साहब, आपका बेटा जितना भी काबिल हो, मेरा बेटा जितना भी काबिल हो, मेरी जगह डायरेक्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं रख सकता। ही हैज़ टू गो एंड हीज़ टू पास थ्रू दैट प्रोसेस। बाजवा साहब का बेटा जितना भी काबिल हो अपने बाप की जगह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं रख सकता। तो जब इन ओहदों पर एक मेरिट है तो मुल्क की लीडरशिप के लिए कोई मेरिट नहीं है कि कोई किसी का बेटा हो गया। ये तो देखें, अगर ऐसा होता सिर्फ एक बात पे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को फारिग किया, उनको कहा तुम मेरे बेटे हो, यही बात काफी है तुम्हारा डिस्क्वालीफाई होना कि तुम मेरी जगह नहीं बैठ सकते। ये एक तरीकाकार हमने ढूंढा है जनाब कि ये इस पाकिस्तान की 22 करोड़ की आवाम में कोई लीडर नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी, मैं बरमला इसका भी इज़हार करता हूँ, एक पॉलिटिकल जमात है, उसके रूट्स हैं, उसके वर्कर्स हुआ करते थे, उसके हेरिटेज है, लेकिन उसके लिए फिर जरूरी है कि हम अपनी जमातों को इदारे बनाएं। हम भी अपनी जमात को इदारे बनाएं। मैं तो इस पर कहता हूं कि यूनियन काउंसिल से चेयरमैन की सीट तक डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। वर्कर चुने कि किसने यूसी का सदर बनना है, किसने जमात का चेयरमैन बनना है। लेकिन हमारे तो तीसरा साल है हुकूमत में, मरकज में आपकी तो शिद्दत से सामने आ चुका है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक देखते हैं, वापस आते हैं चौधरियों के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के ऊपर आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, मैं चलना चाहता हूं सीधा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की तरफ। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, कुछ एनालिस्ट, कुछ हमारे तजिया करने वाले तजियाकार जो है महसूस करते हैं कि चौधरीज जो हैं, चौधरी परवेज़ इलाही का जो धड़ा है पंजाब के अंदर PMLQ, उनकी तवक्को ये थी PMLN से कि अगर वो तभी सपोर्ट करेंगे अदम एहतमाद की किसी भी मूव को कि उन्हें पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप की गारंटी दी जाए और उनको ये भी गारंटी दी जाए कि इस मौके पे सिर्फ हुकूमत हटाई जाएगी लेकिन हुकूमत ख़त्म नहीं की जाएगी, नए इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब दोनों चीज़ें नहीं देना चाहते। ना वो चौधरियों को पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप देने पर आमादा होते हैं और ना ही वो हुकूमत रखने पे वो कहते हैं कि नहीं इलेक्शन करवाने। इस पे आपका क्या है रद्द-ए-अमल? पिरजादा साहब, ये कोई गिव एंड टेक की गेम नहीं है।
ये कोई प्राइम मिनिस्टर बनने की बात नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर बनने की बात नहीं है, ये मां जंग इक़्तिदार की बिल्कुल है ही नहीं, ना ये इक़्तिदार की वजह है, ना ही हम इस बात पे हैं कि हम आए और 1.5 साल हम इक़्तिदार में रहे, ये बिल्कुल नहीं है। मसला क्या था जो हमने तमाम सियासी जमातों के आज सामने रखा, वो ये रखा था कि मुल्क की माशी हालात तबाही की तरफ चली गई है। मुल्क की खारजा पॉलिसी जो है वो बहुत सीरियस चैलेंज इस मुल्क के लिए खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो माशी बुरहान है वो सिक्योरिटी रिस्क की शक्ल अख्तियार किया जा रहा है, और अगर हम सब ने मिलकर इस वक्त कोई बड़े इकदाम ना किए तो अल्लाह ना करे कि ये मुल्क किसी बुरहान की तरफ ना चला जाए। इस पर वो जमातें सारी उन्होंने हाँ किया है, उन्होंने एग्री किया है, वो माने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि जो बात इस वक्त अपोजिशन की जमातें कह रही हैं वो ठीक है, और यही बहुत बड़े मैनेजर जो पीटीआई से तल्लुक़ रखते हैं उनके सामने भी जब ये बात रखी है, वो खुद उन्होंने कहा है कि हम इस सूरत हाल में अपने, लेकिन सेनेटर साहब अगर ऐसा है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एक माशी बहरान है, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एक माशी बहरान है जो तकरीबन 4 साल से चल रहा है। लेकिन अगर आप माशी बहरान की वजह से हुकूमत को हटाना चाह रहे हैं तो आपको मीडिया के सामने, आवाम के सामने एक बाकायदा लाहे अमल और प्लान लिखा हुआ रखना पड़ेगा कि आप इस माशी बहरान को कैसे हल करेंगे, IMF के साथ कैसे डील करेंगे, अमेरिका से कैसे डील करेंगे, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे, इंपोर्ट्स को कैसे कर्टल करेंगे, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाएंगे। ये तो आपने कोई बताया नहीं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जो हमारी इत्तेहादी जमात है, इसमें बेस्ट ब्रेन मौजूद है। इसमें वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस मुल्क को क्राइसिस से निकाला है। इनमें वो लोग मौजूद हैं जिन्हें पार्लियामान का तजर्बा है। इनमें वो लोग मौजूद हैं जिन्हें गवर्नेंस का तजर्बा है। उन्हें पता है कि हुकूमत किस तरह होती है। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इस मुल्क का वाहिद हाल जल्दी इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल लॉ हैं जिनका रिविजिट होना चाहिए, और उसके बाद इलेक्शन जाना चाहिए। कौन नहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद आप लोग क्या करेंगे? फ्रेश मैंडेट कौन जिसको भी दे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे, हमें दे, या पीटीआई को दे, या किसी और जमात को दे, ताकि पता चल जाए कि अवाम का मैंडेट किस तरह है। वो आकर इस मुल्क की माशी पॉलिसी जो है IMF की टीम से जान छुड़ाए। यहां तो इस वक्त IMF की टीम बिठा दी गई है, IMF के कहने पर सारा काम हो रहा है। अपनी अली मोहम्मद खान साहब, मुझे बड़ा इनका एहतराम है, इन जैसे लोगों को यही सवाल पूछ रहा हूं की बदहाली ना होती। हमारे पास बेहतरीन माशी प्लान मौजूद है, बेहतरीन टीम मौजूद है जो इस मुल्क को ठीक करेंगी। आप कोई मेहरबानी करके एक प्रोग्राम करें, अकेले मुझे कोई 2-3 घंटे के लिए हमें बुलाएं कि आपके सामने हम सारा माशी प्लान रख सकें। अब एक कोई 2 मिनट की स्पीच में तो ये ऐसा प्लान बनाना मुश्किल है। मेरे बेचारे के सामने क्या रखना है? आप पूरी आवाम और पूरे मीडिया के सामने रख सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रिंटेड दें। खोसा साहब, आप लोगों का भी यही आर्गुमेंट है कि हमारी पार्टियों में लोग बड़े ज़हीन फतीन हैं। अभी थोड़ी देर पहले सवाल ये उठ गया था कि जो टीम आएगी पीरजादा साहब, जो हुकूमत संभालेगी, जो ओथ लेगी, वो अपना सारा प्लान हुकूमत के, आपके सामने भी, मीडिया के सामने भी और कौम के सामने रखेगी। वो वक्त प्रॉपर जो है वो आएगा और उसमें सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। खोसा साहब, तहरीके इंसाफ के पास एक ही शैडो मिनिस्टर था, असद उमर साहब, जिनको समझा गया कि उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलेगी। 2-3 साल से ये अंदाज़ा था। असद उमर साहब को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल गई, फिर चैलेंजेस उनके सामने ऐसे आए कि वो उसे हैंडल ना कर सके। सारे मुल्क ने ऑपोजिशन समेत कहा कि जी उन्होंने मामला वो हैंडल नहीं कर सके, उनको हटा दिया गया। प्लानिंग में खैर उनकी बहुत तारीफ होती है, वहाँ उन्होंने अच्छा काम किया। आप लोगों ने तो बंदा भी नॉमिनेट नहीं किया हुआ कि आपके IMF से कौन डील करेगा, फाइनेंस कौन डील करेगा, किस तरह से डील करेंगे, खारजा पॉलिसी कहा जा रहा है कि ख़राब है। तो आप लोग तो बता कुछ नहीं रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, हम पे भरोसा करें। सर, ये बात तो मानने वाली नहीं है। देखिए मुईद, ऑन अ सीरियस नोट, एक तो इस वक्त जो मुल्क की मुआशी हालात हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान को जिस तबाही के दहाने पर मोहतरम इमरान खान साहब ने लाके खड़ा कर दिया है, जबकि इन्होंने कहा था कि मैं जो है कर्जा नहीं लूंगा, कर्जा लेने की बजाय मैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को गिरवी रखने की बजाय मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये उनके अल्फाज से, खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। इन्होंने 9 महीने, और इन्होंने कहा मेरे पास जो है असद उमर जैसा
फाइनेंशियल एक्सपर्ट है और जिसको 9 महीने उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर रखा और उसके बाद जो है ये इसी तज़ब्ज़ब में रहे और इसी जो है कैफियत में उन्होंने अल्टीमेटली जो है लॉ मिनिस्टर्स फाइनेंस मिनिस्टर्स तब्दील किए। शेख साहब को लेकर आए पहले और उसके बाद उनको भी कह दिया कि ये भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। फिर अब सोल्यूशन क्या है आपका? अपना फाइनेंस मिनिस्टर साहब को लेकर आए। देखिए, मैं अर्ज करूं कि इस तरह से मांगे तांगे से ये किसको ब्लेम करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर्स या मुशर्रफ के लिए इन्होंने या हमारे लिए मिनिस्टर्स, अब चाहे फवाद चौधरी हो या जितने भी बैठे हुए हैं वो या इधर के हैं या उधर के हैं, जिनको इन्होंने कहा मैं चपड़ासी ना रखूं उसको इन्होंने जो है इंटीरियर मिनिस्टर रखा हुआ है, जिसको इन्होंने डाकुए डकैत आजम कहा उसको इन्होंने जो है आज जाके उसके पांव पड़े हैं और उसको जाके मिन्नत समाजत की है कि मुझे बचाओ। और ये किस किस्म की हुकूमत है मुझे समझ नहीं आ रही है। कोई इनका नजरिया नुक्ता नजर है, MQM इनसे नाला है, इनके जो है मांगे तांगे के जो इनके एलाइज हैं वो आए दिन इनको करते हैं। आप उनकी कमजोरियां या नाकामियां, आप उनकी कमजोरियों की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो तो सभी लोग रोज करते हैं। हमारा तो सवाल यह है कि जब आप कहते हैं हम इनको हटाएं, अवाम के हालात बेहतर करेंगे, माशी चैलेंज को हैंडल करेंगे, तो कहीं आपने हमें कोई डॉक्यूमेंट तो देना है ना 15, 20, 30 सफ़े का कि ये हमारा माशी प्लान है, इस तरह से हम हैंडल करेंगे IMF को, अमेरिका को, खारजा ताल्लुकात को, एक्सपोर्ट्स को। सर बिल्कुल है, हमारा नवीद कमर ने बनाया हुआ है, हमारी सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उसे अप्रूव किया हुआ है। हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारी प्राइम प्रिमेसी होगी बिकॉज वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री जिसको इग्नोर किया गया है। किसान इस वक्त मर गया है। आपको जो है फर्टिलाइजर जो है यूरिया जो है वो आपको कितना महंगा आसमानों पर चढ़ गई है, उसको जितना नजरअंदाज किया गया है। गंदम के साथ जो हशर हुआ है, जो गन्ने के साथ हशर हो रहा है, जो आप इनके जरा एक एक चीज को देखिएगा। इन्होंने तो हमारा जो सोने की चिड़िया थी उसको भी तबाह करके रख दिया है। फिर आप आगे जाइएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आप आ जाए, इन्होंने जो हशर कर दिया है, इसका अपना टेक्सटाइल का जो हाल कर दिया है इन्होंने, उस पर भी अगर आप देखें तो ये काम इस तरह से माफ कीजिएगा नहीं चल सकता है जिस तरह ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो है इस तरह से जो है अली मोहम्मद खान साहब इकोनॉमी का कुंडा कर दिया है। नालायक टीम थी, ना वजीर आजम को कुछ पता था, ना आपकी टीम को कुछ पता था। पता नहीं पार्लियामेंट्री अफेयर्स में आप लोगों ने क्या किया होगा, इसका क्या जवाब है? देखिए, मैं तो दिल से इनको कह रहा हूँ, ये दिल से मेरी बातें दोनों मानते हैं। क्या करें, अभी अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। लीडर इधर ही है, किधर बैठे हैं? खोसा साहब आ जाएं इधर, लीडर इधर ही बैठा है, आप किधर बैठे हुए हैं? आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर, क्या कर दिया आपने एग्रीकल्चर में सिंध में? और जब 5 साल आपकी हुकूमत थी मरकज में, क्या किया था? ये एक फैक्ट है कि 18वीं तरमीम के बाद रियासत पाकिस्तान ने बैसित मजमूई चारों सूबे प्लस मरकज मिला के हमारा जो है 60% के करीब स्पेंडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हुई थी। ये इस दौर में आके एग्रीकल्चर पे जो है फोकस हुआ है। मैं आइडियल नहीं कह रहा, मैं ये डिनाई नहीं कह रहा कि यूरिया महंगा नहीं हुआ है महंगा, मसले मसाइल चले हैं, लेकिन हमने इन्वेस्ट भी किया है। 1100 अरब के करीब जो है किसान को एक्स्ट्रा इनकम जो है इस दफ़ा हुई है। कोई एक मौका मुझे बता दे किसी भी क्रशिंग सीजन में जो है किसान को वेट कराया गया हो या उसको बेहतर जो है रेट्स ना मिले हों। देखें, इस तरह से बातें करना, हमने देख लिया है आपने जो इस मुल्क को दिया है, जो 5 साल की हुकूमत पीपल्स पार्टी नून की गुजरी है। कोई होप इस कौम को अगर नजर आया होता हमें कभी वोट ना करते। हाँ, जहां तक हमारा ताल्लुक है 2023 में लग पता जाएगा। अगर अवाम हमारे साथ नहीं है और वो ये समझते हैं कि इमरान खान नहीं, उनको बिलावल एज ए लीडर अच्छा लगता है, या वो शहबाज साहब के पीछे जाना चाहते हैं, किसने रोका है? डाले बक्से में वोट। लेकिन फिर ये भी सोचें कि क्या ये मुल्क बार बार स्विस बैंक्स और पनामा वाले वाक़यात और मनी लॉन्ड्रिंग और ये चीनी वाले और ये चाय वाले और ये इस तरह के वाक़यात का मुतहम्मिल है? ये पाकिस्तान बार बार लुट सकता है? ये पाकिस्तान बार बार क्या तबाह हो सकता है? ये बार बार जो तारी आते हैं और 5-10 साल बाद जो हमला करते हैं। देखें, वो चंगेज़ खान भी बड़ा आदमी था कि वो कम से कम सारों को नहीं मारता था, कुछ छोड़ भी देता था। जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने किया है,
अच्छा, इस तरह तो कोई दुश्मन मुल्क के साथ भी नहीं करता, यानी कि आपने कोई इदारा छोड़ा नहीं। देखें मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, ये जो है गोंगलों से मिट्टी ना झाड़ा करें, सब के सब सच्ची बात किया करें। वो PIA जो हमारा फख्र था किधर गया आज? क्या इमरान खान ने तबाह किया था? स्टील मिल आप ही के लीडर ने लगाई थी, जिसकी हालत आप लोगों ने की। मुशर्रफ डिक्टेटर था, लेकिन उसके दौर में स्टील मिल कमा के दे रहा था। मैं डिक्टेटर के सर पे वो नहीं कर रहा, डिक्टेटर को मैं कहता हूं वो उनसे भी गिरा गया गुजरा आदमी था, लेकिन कम से कम स्टील मिल आपको कमा के दे रहा था। स्टील मिल को बैठा दिया, रेलवे को बैठा दिया, PIA को बैठा दिया, नौकरियां सारी बेच दी, सारा मेरिट के खिलाफ वर्जी की, सारा पैसा खा गए। क्या रह क्या गया था इस मुल्क में? 1 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था आपके पास। आपकी हालत ये थी कि आपको कोई ट्रस्ट करने को एतमाद नहीं था। आपने यहाँ पे खोसा साहब ने मोहतरम ने बात की कि खान साहब ने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन जाऊंगा, लेकिन क्यों जाना पड़ा? आप लोगों की वजह से जाना पड़ा, क्योंकि इस मुल्क को फिर भी चलाना था, कर्जा लेके चलाना था। क्या वजह थी कि पाकिस्तान में $9 अरब का फॉरेक्स रिजर्व था? कम से कम 18 से 20 तो होना चाहिए था, अगर आप लोग इतना तीर मार के गए थे। देखें सच्ची बात यह है, इस मुल्क में एक ब्रेक ले लूं मैं। हो चुके हैं। अली मोहम्मद खान सना है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस, जैसी कि उन्होंने बताई, अगर हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तो 2023 में लग पता चल जाएगा बात। लेकिन ऑपोजिशन को और बहुत से लोगों को मीडिया में तो अब ये शक है कि 2023 तक का मामला नहीं है। गुज़िश्ता 24 घंटे की कम से कम 3 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं कि लगता है कि 2022 में ही सब कुछ पता चल जाएगा। मज़ीद इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन आपने वक्फे से पहले सुना कि अली मोहम्मद खान साहब ने, जो स्टेट मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही वोकल और प्रोमिनेंट उसके मेंबर हैं, कैबिनेट मेंबर हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारी हुकूमत की जो भी परफॉर्मेंस है, ये कमज़ोरियाँ हैं, 2023 में पता चल जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता 24-36 घंटे में ऐसी 4 डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं, जिसके बाद बहुत से तज्ज़ियाकारों का, मीडिया का और अपोजिशन का ये ख्याल है कि जो कुछ भी होना है वो 2022 में होना है। उसमें से एक बड़ी डेवलपमेंट वो है कि जब यूक्रेन की जंग के बाद दुनिया की बैनुल-अक़वामी मंडियों में खाम तेल में इजाफा देखा गया, तवक्को ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म तेल की कीमतों में इजाफा करेंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तेल और बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। उसके बाद चौधरियों के घर में वज़ीर-ए-आज़म गए नहीं बहुत अरसे से। अब तो चौधरी शुजात साहब वैसे भी सेहत किया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पहुँचे, ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उनकी मदद उन्होंने सीख की। तीसरी अहम डेवलपमेंट जो अभी हम जिक्र नहीं कर सके जिसका इस प्रोग्राम में, वो ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब से भी, जो खबर आई है, जिनसे ग़ालिबन 1.5-2 बरस से उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी, मुलाकात नहीं हुई थी, उनसे भी उन्होंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की उनके बाहर जाने के हवाले से, क्योंकि खबर आई थी कि जहांगीर खान तरीन साहब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और चौथी चीज़ यह है कि तहरीक इंसाफ अपनी जो रैली चला रही है सिंध में, जहाँ से एक दिन पहले तक तो अपोजिशन का कहना था कि जलसे बड़े नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की टीम ने हमें वहाँ से तस्वीर भेजी हैं कि कितने बड़े बड़े जलसे जो हैं वो सिंध में हो रहे हैं। ये चारों डेवलपमेंट्स को जब अपोजिशन देखती है, तज्ज़ियाकार देखते हैं, तो अली मोहम्मद खान साहब, बहुत क्विक आपका मैं रिस्पॉन्स ले लूँ, उन्हें यही लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने माइंड बना लिया है और इलेक्शन होने वाले हैं 2022। जी मोहित साहब, इलेक्शन तो 2023 में ही होंगे, वक्त पे होंगे, लेकिन जिस तरह के हालात अपोजिशन ने बनाने की नाकाम कोशिश की, तो उस तनाज़ुर में ज़रूरी था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेते, और वो उन्होंने किया, मज़ीद भी करेंगे। और दूसरा ये है कि अदम एतमाद की जो तहरीक अपोजिशन लाना चाह रही थी, मेरे ख़्याल में उनका होमवर्क उस पर उस तरह से नहीं था। ये बैंक कर रहे थे अपोजिशन हुकूमत के इत्तेहादियों पे, लेकिन अगर आप इनका रिकॉर्ड पास देख लें तो हर इम्पॉर्टेंट दिन पे, हर मेन लेजिस्लेशन पे, हर इम्तिहान के दिन इनके अपने बंदे कम निकले हैं। तो पहले दे शुड पुट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर। फिर इनकी देखें सिमत दुरुस्त नहीं है। एक तरफ आप अदम एतमाद की बात करते हैं, अभी तक उसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मैं तो पार्लियामेंट हाउस बैठा हूँ, कोई इनका सुबह से शाम तक कोई अता पता नहीं होता कि आके कभी जमा करेंगे। लेकिन एक तरफ हम मार्च निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज सिग्नल। दूसरी तरफ जो है मार्च कोई आज निकाल रहा है, कोई कल निकाल रहा है, कोई कह रहा है मार्च के एंड पे हम धरना देंगे, कोई कह रहा है धरना नहीं देंगे, ये कह रहा है हम जमहूरी हमला करेंगे। देखिए जमहूरियत में तो हमला होता ही नहीं है। थोड़ा सा बिलावल को सिखा लेना, थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह में कमी है। जमहूरियत में हमला कौन सा होता है? हमला तो दुश्मन करता है। आप तो जमहूरी जमात होने का दावा करते हैं, आपने तो आईने पाकिस्तान बना के दिया है। तो फिर इस तरह की देखें मिक्स सिग्नल्स। अवाम सबसे बड़ा जो मसला है डॉक्टर मोईद साहब, वो ये है कि ये ला रहे हैं अदम एतमाद की तहरीक, लेकिन इनकी तहरीक में सब कुछ है, एतमाद नहीं है, ना इनको एक दूसरे पे, ना अवाम को इन पे। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब बज़द हैं कि इलेक्शन होंगे तो 2023 में होंगे, और वज़ीर-ए-आज़म ने जो भी इक़दाम लिए हैं उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 2022 में इलेक्शन होने हैं। दर हकीकत उन्होंने इस अपोजिशन को मद्देनज़र रखते हुए अपने इत्तेहादियों से राब्ते कायम किए हैं, एतमाद की फ़ज़ा उन्होंने कायम कर ली है। नाज़रीन आज इतना ही।
फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।